सो गाइस, स्वागत है आपका हमारे जावास्क्रिप्ट पोर्टफोलियो कोर्स की 4th वीडियो में। अगर आपने भी बचपन में रॉक पेपर सीजर्स गेम खेला है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी गेम के कॉन्सेप्ट पे आज हम बनाने वाले हैं ये रॉक पेपर सीजर्स गेम। इस गेम में स्कोर भी अपडेट होता है और प्लेयर की हार और जीत के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर भी चेंज होता है। इस वीडियो में हम इस गेम को बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे और हर लॉजिक को भी समझेंगे। इतना ही नहीं, मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा जिससे आप इस गेम को खुद से इम्प्रूव कर पाएंगे बिना किसी की हेल्प लिए और इसे एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कुछ इमेजेस की नीड होगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, उसे नाम दूंगा रॉक पेपर एंड सीजर्स, जो कि हमारे गेम का नाम होने वाला है। और इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड इमेजेस हैं वो मैं डाल देता हूँ। अब इसे VS कोड में खोल लूँगा और यहाँ पे हम बनाएंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल। अब हम यहाँ पे HTML में बॉयलरप्लेट डालेंगे और टाइटल दे दूंगा मैं गेम को रॉक पेपर एंड सीजर्स। उसके बाद हम CSS लिंक कर लेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट लिंक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा टाइटल यहाँ पे आ गया है। अब HTML में चल के हमारे कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक डिव लगाएंगे और उसे क्लास देंगे गेम कंटेनर। अब इस गेम कंटेनर के अंदर हम एक और डिव बनाएंगे जिसको हम क्लास दे देंगे हेडर। ये हमारा हेडिंग होने वाली है, तो इसके अंदर हम H1 टैग लगा के हेडिंग डाल देंगे जो कि होगी रॉक पेपर एंड सीजर्स। अब इसके बाद हम इस डिव के बाहर, मतलब गेम कंटेनर के अंदर ही पर इस डिव के नीचे, हेडर डिव के नीचे हम एक H2 टैग लगाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे U, फिर डैश लगा के हम इसके बाद 2 स्पेन टैग लगाएंगे। पहले स्टेप स्पेन टैग लगा के हम आईडी दे देंगे इसे प्लेयर स्कोर, या हमारे प्लेयर का स्कोर होगा और उसके अंदर लिख देंगे 0, क्योंकि स्टार्टिंग में स्कोर 0 ही होगा। और दूसरे स्पेन टैग को हम आईडी दे देंगे प्लेयर चॉइस और इसके अंदर अभी हम चॉइस ही लिख देंगे। ये स्पेन टैग बेसिकली शो करेगा कि हमारे प्लेयर ने क्या चूज़ किया है, रॉक पेपर या सीजर, किस पे क्लिक किया है उसने। ये लाइन्स थोड़ी इधर उधर हो रही हैं तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ जिससे ये एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में अलाइन हो जाए। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अब तक हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने एक डिव बनाया जो कि हमारा गेम कंटेनर था, फिर उसके अंदर हमने एक हेडर डिव बनाया जिसके अंदर हमने H1 टैग लगा के हेडिंग डाली और उसके बाद हमने H2 टैग लगा के लिखा U, हमारा प्लेयर स्कोर और प्लेयर चॉइस। अब हम इसी गेम कंटेनर डिव के अंदर एक प्लेयर कंटेनर नाम का डिव बना लेंगे, मतलब प्लेयर कंटेनर उसे क्लास देंगे और आईडी देंगे उसे प्लेयर, और इसके अंदर हम यहाँ पे तीनों इमेजेस डाल देंगे रॉक पेपर और सीजर्स की। तो सबसे पहले मैं रॉक की इमेज डालता हूँ, सोर्स rock.png, और आईडी दे दूंगा इसे प्लेयर रॉक, और उसके बाद पेपर की इमेज और उसे आईडी प्लेयर पेपर, और सीजर्स की इमेज और उसे आईडी प्लेयर सीजर्स। अब मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। तो अभी तक हमारा गेम कुछ ऐसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा ऊपर हेडर आ गया, फिर उसके बाद ये हमारी स्कोर और U, और उसके बाद हमारे रॉक पेपर और सीजर्स आइकन्स। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जितना भी हमारा ये हेडर के नीचे का पार्ट है ना, मतलब ये H2 टैग और ये हमारा प्लेयर कंटेनर वाला डिव, इसे पूरे को कॉपी करने लेना है। और कॉपी करने के बाद हमें इसी प्लेयर कंटेनर डिव के नीचे यानी गेम कंटेनर के अंदर ही उसे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद बस इतना चेंज करना है कि जहाँ जहाँ प्लेयर दिख रहा है ना, हमें उस प्लेयर की जगह कंप्यूटर कर देना है। तो अब ऐसे एक एक करके तो करेंगे नहीं हम, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ कि प्लेयर को सिलेक्ट कीजिए, फिर Ctrl+D दबाइए, और जहाँ जहाँ, मतलब अगर आप बार बार Ctrl+D दबाएंगे तो वो उधर उधर एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा जहाँ जहाँ प्लेयर है। तो जो जो प्लेयर आपको चेंज करना है वो सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे कंप्यूटर टैप कर दीजिए और ये आपका चेंज हो गया है। अब इसके बाद हमें बस ये रीसेट वाला जो बटन है इसकी इमेज और डालनी है, तो ये हम डाल देंगे। और इसके बाद हमें एक डिव बनाना है जिसको हम नेम देंगे रिजल्ट कंटेनर। ये बेसिकली हमारा रिजल्ट कंटेन करेगा कि यू वॉन और यू लॉस्ट टाइप का। और तो इसके अंदर हम H3 टैग डाल के लिख देते हैं और आईडी दे देंगे इसे रिजल्ट टेक्स्ट और लिख देंगे यू वॉन। वैसे तो अभी हम जीते नहीं हैं, यू लॉस भी हो सकता है, पर थिंक पॉजिटिव, इसलिए हम यू वॉन लिख देते हैं और इसे सेव कर देंगे। और सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारा पूरा HTML का वर्क हो गया है गेम का, और
करंटली गेम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हमारा अगला टारगेट ये है कि हम CSS का यूज करके इस पूरे मटेरियल को एक कंटेनर में डालें। तो हम CSS में चलेंगे और सबसे पहले कस्टम मार्जिन ऑफ पैडिंग दे देंगे, मार्जिन 0 और पैडिंग भी 0। उसके बाद जो हमारा गेम कंटेनर वाला डिप था हम उसे स्टाइल करेंगे। गेम कंटेनर डिप में मैं टेक्स्ट लाइन पहले तो सेंटर कर दूंगा, फिर हमें विड्थ और हाइट देनी है इसे, तो विड्थ देते हैं 530 पिक्सल और हाइट दे देते हैं 610 पिक्सल। तो सेव करके देखते हैं अब। तो ये ऊपर तो CSS अप्लाई हो गई, पर ये नीचे क्यों नहीं हुई है? क्या ये डिव से बाहर है मेन वाले? तो हाँ, ये गेम कंटेनर से शायद बाहर है। ये डिव यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो हाँ, ये बाहर है। ये जो नीचे वाला हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन है, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा इसे और ऊपर इसी डिव के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। और एक और चीज़ देख लीजिएगा आप, ये ऊपर हमने U लिखा है S2 वाले टैग में, और फिर दूसरे S2 वाले टैग में U की जगह यहाँ कंप्यूटर आएगा। शायद मैंने वहाँ सही नहीं करवाया। तो अब सेव करके यहाँ दोनों जगह पूरे में अप्लाई हो गई है। पूरा ही हमारा कंटेनर के अंदर डालना है मैं। अब हम अपनी जितनी भी इमेजेस हैं उन्हें थोड़ी विड्थ दे देते हैं, कम कर देते हैं मतलब। तो विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 80 पिक्सल, ठीक रहेगी। अब सेव करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब इसे थोड़ी मार्जिन और दे देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ही क्लोज है, थोड़ी मार्जिन होनी चाहिए। अब मार्जिन इसको हम दे देंगे 0 और 10 पिक्सल दे देते हैं। तो सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। अब ये रीसेट बटन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं और ऊपर से मार्जिन टॉप दे देंगे। तो पहले से ID दे देते हैं जिससे हम इसे सिलेक्ट कर पाएँ। तो ID हम इसे देंगे रीसेट और उसके बाद #रीसेट। हम यहाँ पे CSS में जाके इसे सेट करेंगे। विड्थ दे देते हैं इसको 60 पिक्सल। इसका कर्सर हम पॉइंटर कर देते हैं और इसे मार्जिन टॉप दे देते हैं हम 25 पिक्सल या 20 पिक्सल, ठीक रहेगी यानी। अब ये देखिए काफ़ी सही दिख रहा है। अब जब हमने कंटेनर रेडी कर लिया तो अब इसे मिडल में ले आते हैं, सेंटर में बिल्कुल स्क्रीन के। तो उसके लिए हम इसकी बॉडी में डिस्प्ले कर देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कर देंगे सेंटर और अलाइन आइटम भी कर देंगे सेंटर। तो सेव करके देखें तो मिडिल में आ गया, पर Y एक्सेस में नहीं आया। तो उसके लिए हम मिनिमम हाइट कर देते हैं 100 व्यू हाइट। तो अब ये आ जाएगा, अभी भी नहीं आया। तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं, शायद ये आ गया है, बस हमें दिख नहीं रहा है। तो हाँ, ये देखिए मिडिल में आ चुका है। इसका जो गेम कंटेनर है पूरा, उसको हम अंदर पैडिंग देंगे इसकी इमेजेस को और पूरे कंटेंट को, तो दिखने लगेगा हमें। अब हम इसके हेडर को स्टाइल करते हैं। टॉप से शुरुआत करेंगे ना, इसलिए हम पहले हेडर को स्टाइल करेंगे इसकी। तो हेडर में सबसे पहले तो मैं बॉर्डर कर दूंगा इसका नन, और उसके बाद हम इसमें बैकग्राउंड कर देते हैं .w और कलर कर देते हैं वाइट। अब कुछ बढ़िया सी फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, तो बॉडी में ही डाल देते हैं वो। तो बॉडी में हम फॉन्ट फैमिली डाल देंगे जो बूट स्ट्रैप यूज़ करता है मोस्टली। और ये देखिए काफ़ी सही दिख रहा है। इसे थोड़ी पैडिंग और दे देते हैं, पैडिंग 1 पिक्सल। और इसके बाद हम इसे फॉन्ट साइज देंगे 25 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल 5 पिक्सल, मतलब टॉप के दोनों कॉर्नर्स पे 5 पिक्सल 5 पिक्सल और नीचे के पे 0 0। तो ये ऊपर से राउंड हो गया और नीचे से वही है रेक्टेंगल वाली शेप में। तो काफ़ी सही लग रहा है ये। तो अब ये जो नीचे हमारी इमेजेस और ये दूसरी चीज़ें हैं, अब उन्हें स्टाइल करेंगे हम। पहले तो गेम कंटेनर में हम बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 5 पिक्सल और उसके बाद बैकग्राउंड दे देते हैं वाइट और बॉक्स शेडो दे देते हैं हम। जिसके बाद अभी देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा कंटेनर, आप सोच रहे होंगे बॉर्डर लगाना है, पर बॉक्स शेडो लगाने के बाद अलग ही दिखेगा वो। 0 10 पिक्सल -5 पिक्सल और ये माइनस हो गया। और यहाँ पे हम लिख देंगे, या यहाँ पे 20 पिक्सल लिख दीजिए और यहाँ -5 पिक्सल है ही वो। फिर यहाँ RGBA लिख देंगे हम 0.006। तो अब देखिए, अब आपको रियलिटी में लग रहा होगा कि हमने कंटेनर क्रिएट किया है और उसमें सारा मटेरियल है। ये देखिए बॉक्स शेडो का जलवा। तो अब हम इसका जो इमेज है ना, इमेजेस को हम थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। तो इमेजेस का हम बैकग्राउंड पहले तो कुछ सेट कर देंगे और उस बैकग्राउंड इसका येलो कर देते हैं। और उसके बाद हम इसे बॉर्डर दे देते हैं 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये देखिए काफ़ी सही दिख रहा है। इसको बॉर्डर रेडियस और देंगे तो और बढ़िया दिखने लगेगा। तो हम इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 50 पिक्सल कर देते हैं, जिससे पूरा राउंड ही हो जाए। और इसको हम कर्सर दे देते हैं ग्रैब। तो ये देखिए
इसका बैकग्राउंड कलर शायद इतना बढ़िया नहीं है, तो बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज करके ऑरेंज कर देते हैं, जिससे और बढ़िया दिखने लगे। तो हमने ऑरेंज किया और ये देखिए काफ़ी सही लग रहा है। अब बस हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग और करनी है इसमें, फिर ये हमारा पूरी स्टाइलिंग कंप्लीट हो जाएगी और परफेक्ट दिखने लगेगा। तो अब अगली चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि जो हमारा ये जो नीचे का यू बॉन है ना, उसे थोड़ा सही करते हैं। तो यू बॉन के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें S3 को स्टाइल करना होगा। हम रिजल्ट टेक्स्ट आईडी को भी स्टाइल कर सकते हैं, पर हम सिंपली S3 डाल देते हैं, क्योंकि S3 हमारे पूरे और वेबसाइट में और कोई नहीं है। तो हम H3 को अगर हम स्टाइल करेंगे तो सीधा वो यू बॉन लिखा हुआ है वही स्टाइल होगा। तो S3 का हम फॉन्ट साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, 25 पिक्सल कर देते हैं और कलर कर देते हैं रेड। तो हाँ, इतना ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ करेंगे कि ऊपर जो हमने कस्टम मार्जिन और पैडिंग दी थी ना, हम उसे हटा देंगे। जिससे क्या होगा, ये जो हमारा S2, S3 और H1 है ना, इनकी जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो हो जाएगी। तो अगर हम ये कस्टम मार्जिन और पैडिंग हटा दें तो ये देखिए इनकी मार्जिन हो गई और ये काफ़ी दूर दूर हो गए। तो यहाँ फॉन्ट साइज़ अगर हम कम कर दें हेडर की, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और यहाँ हमारी CSS कंप्लीट हो गई है। वैसे अगर आप चाहें तो अभी भी और स्टाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि CSS ऐसी चीज़ है, आप कितना भी करते रहे सेटिस्फाई तो होंगे नहीं। अब हमें जावास्क्रिप्ट लिखनी है और बिलीव मी, इस प्रोडक्ट की जावास्क्रिप्ट काफ़ी सिंपल होने वाली है। हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं हमारे HTML के, इन सबको सिलेक्ट करना है document.getElementID का यूज़ करके, क्योंकि इन्हें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो प्लेयर स्कोर सेलेक्ट कर लेते हैं document.getElementID का यूज़ करके। फिर हम उसके बाद कॉन्स्ट प्लेयर चॉइस ग्रैब कर लेंगे, सेम document.getElementID का यूज़ करके। इस तरह से हमें फिर कंप्यूटर का भी स्कोर और कंप्यूटर की भी चॉइस सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ मैं पहले कंप्यूटर का स्कोर सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कंप्यूटर की चॉइस। अब मैं यहाँ पे रॉक पेपर और सीजर जो हमारे तीनों है ना सिलेक्ट करना है। तो प्लेयर रॉक आईडी दी थी मैंने रॉक वाले को, जो प्लेयर का था, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा और यहाँ रॉक की जगह पेपर लिख दूंगा बस। बाकी आईडी वही थी उसकी, प्लेयर पेपर, और उसके बाद ऐसे ही कॉपी करके मैं यहाँ रॉक की जगह सीजर्स लिख दूंगा। तो यहाँ मेरे रॉक पेपर और सीजर जो तीनों आइकन थे प्लेयर वाले कंपोनेंट के, वो तीनों भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको पूरे को कॉपी कर लूँगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा, और जहाँ जहाँ प्लेयर लिखा है ना वहाँ वहाँ कंप्यूटर कर दूंगा। तो मेरे कंप्यूटर वाले भी रॉक पेपर सीजर्स तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर कर देता हूँ Ctrl+D का यूज़ करके, जो मैंने आपको पहले बताया था HTML में करते वक्त। तो यहाँ मेरे सब सिलेक्ट हो गए। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ, मैं डालूँ अगर यहाँ पे सीजर्स तो देखिए ये आ गया। इसके बाद मैं एक कॉन्स्ट बनाऊंगा रिजल्ट टेक्स्ट नाम का, जिसके थ्रू में जो हमारा रिजल्ट जो हमारा दिखाता है, यानी कि यू वॉन यू लॉस जहाँ लिखा आएगा, उस वाले कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा। और उसके बाद मैं सारी इमेजेस सेलेक्ट कर लूँगा कॉन्स्ट ऑल गेम इमेज बना के एक, जिसके अंदर मैं लिखूँगा document.query select all, और उसके अंदर मैं लिखूँगा img। तो इसके थ्रू हमारी सारी इमेजेस एक बार में सिलेक्ट हो गई है। अब जब हमने सारे एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए हैं, तो अब हमें इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी कोई प्लेयर हमारे रॉक पेपर या सीजर्स पे से किसी पे क्लिक करे ना, तो कंप्यूटर को पता चल जाए कि उसने किस पे क्लिक किया है। तो उसके लिए हम एड इवेंट लिसनर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें वो पर्टिकुलर सब प्लेयर कंटेनर के लिए करना है ना, तो उसके लिए हमें अगर करना है तो सबको अलग अलग आईडी देनी होगी। तो वो करने की बजाय हम चलेंगे HTML पे, और वहाँ पे ये जो हमारे प्लेयर कंटेनर का रॉक पेपर और सीजर्स की इमेज है, उसी के अंदर लिखेंगे ऑन क्लिक इक्वल टू सिलेक्ट फंक्शन। सिलेक्ट फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे, और इसके अंदर लिख देंगे रॉक। ऐसे ही हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, और रॉक की जगह पेपर लिख देंगे, और सीजर्स में रॉक की जगह सीजर्स लिख देंगे। तो बेसिकली जब भी कोई इन पे क्लिक करेगा ना, तो सिलेक्ट फंक्शन रन होगा, जिसके अंदर का पैरामीटर वो होगा जिस बटन पर क्लिक किया गया होगा। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट पे आएंगे या कमेंट करेंगे पासिंग प्लेयर सिलेक्शन, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा सिलेक्ट, जो कि हमने उधर दिया है ऑन क्लिक में, और इसके अंदर हम पैरामीटर डाल देंगे प्लेयर सिलेक्ट।
और फिर इसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अंदर लिखेंगे console.log player select। तो इससे क्या होगा मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा कंसोल में जब मैंने सीजर्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे रिटर्न कर रहा है सीजर्स, और जब मैंने पेपर पे क्लिक किया पेपर, रॉक पे क्लिक किया रॉक, एंड सो ऑन। जब मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वो रिटर्न करता जा रहा है। तो ये देखिए जिस पे भी अब हम क्लिक कर रहे हैं हमें उसकी वैल्यू रिटर्न हो रही है कि हमने किस पे क्लिक किया है। अब हम आगे का लॉजिक लिखने के लिए स्विच फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्विच फंक्शन क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑलमोस्ट इफ एल्स की तरह ही होता है। इसमें हम कई सारे केस एक्स केस वाई करके केस बना सकते हैं, और एक एक करके जो स्विच फंक्शन है उन सब केसेस को चेक करेगा। अगर सपोज केस एक्स ट्रू हो जाता है तो वहीं पे स्विच फंक्शन रुक जाएगा, वो आगे चेक करना रोक देगा, और केस एक्स के आगे हमने जो भी फिर उसका रिटर्न लिखा होता है उसको इनिशिएट कर देगा। और अगर वो केस एक्स ट्रू नहीं होता है तो वो केस वाई चेक करेगा, ऐसे ही वो सो ऑन करता जाएगा। अब हम सबसे पहले CSS में चल के एक क्लास बना लेंगे सिलेक्टेड नाम की, और उसको बैकग्राउंड दे देंगे रेड। अभी आप बस ये बना लीजिए। अब जब हम अगला लॉजिक लिखेंगे उसी में इसका यूज़ होने वाला है, तो आपको समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। अब हम यहाँ कमेंट करेंगे स्टाइलिंग द प्लेयर सिलेक्शन, और फिर स्विच स्टेटमेंट डालेंगे, और उसके अंदर हम पास कर देंगे पैरामीटर प्लेयर सिलेक्ट, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स डाल के हम लिखेंगे पहला केस जो कि होगा रॉक, और रॉक फिर ये रेशियो वाले साइन 2 बिंदी लगा के हम कंडीशंस लिख देंगे जो कि हम चाहते हैं, जो मतलब रन हो जब भी ये केस ट्रू हो जाए। तो पहली कंडीशन तो हम लिखेंगे प्लेयर रॉक डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड सिलेक्टेड। तो आप समझ रहे होंगे अब, तो जब भी मतलब हमारा कोई रॉक पे क्लिक करेगा तो उसमें ये सिलेक्टेड वाली क्लास ऐड हो जाएगी, और इसका मतलब उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज से रेड हो जाएगा, और हमें मतलब डिस्प्ले हो जाएगा कि हाँ रॉक सिलेक्ट हुआ है। और फिर दूसरी कंडीशन हम लिखेंगे प्लेयर चॉइस डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डैश 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 रॉक। तो मतलब ऊपर जो स्कोर के बाजू में वो चॉइस का ऑप्शन आता है ना, तो अगर हमने रॉक पे क्लिक किया तो यहाँ पे रॉक लिखा आ जाएगा। तो यही 2 कंडीशन हमें लिखनी है सब में। इसके बाद हम ब्रेक लिख देंगे, उसके बाद केस लिखेंगे पेपर, और जो हमने ऊपर कंडीशंस लिखी है वही यहाँ पे कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे बस हमें इतना करना है कि यहाँ पर रॉक की जगह पेपर लिखना है, और यहाँ पे बस इतना ही करना था। और ब्रेक क्लिक के फिर से हम दूसरा केस लिखेंगे, और वहाँ पे सीजर्स लिखेंगे, और फिर हम यहाँ पे तीनों जब हम केस लिख चुके हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख के ब्रेक कर देते हैं। ये एंड में मतलब लिखना ही होता है। अगर मान लीजिए कोई भी केस इसमें से ट्रू नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट रन हो जाता है। तो मैं अब सेव करके आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ करके। तो अभी कलर नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ सिलेक्टेड की स्पेलिंग गलत हो गई है, SE आएगा यहाँ पे। तो मैं मल्टी कर्सर का यूज़ करके तीनों में सही कर देता हूँ और फिर सेव करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं जिस बटन पे भी क्लिक कर रहा हूँ वो उसका कलर रेड हो जा रहा है, पर मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूँ तो ये रेड होते जा रहे हैं। जबकि दूसरा क्लिक कर जब हम कर रहे हैं तो पहले वाले पे रेड कलर हट जाना चाहिए। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ सिलेक्ट फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको हम नेम देंगे रीसेट सिलेक्टेड। इसके पैरामीटर हमें कोई पास नहीं करना, कर्ली ब्रैकेट डाल के हम अंदर की कंडीशन लिखेंगे ऑल गेम्स इमेज डॉट फॉर ईच। फिर फैट एरो फंक्शन का यूज़ करके हम लिखेंगे या ब्रैकेट लगा के img फैट एरो फंक्शन img डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव सिलेक्टेड। तो जब भी बेसिकली ये फंक्शन रन होगा ना तो जितनी भी हमारी इमेजेस हैं उन सभी से सिलेक्टेड क्लास हट जाएगी, और हटने के बाद जो हमारा सिलेक्ट वाला फंक्शन है वो जो भी हमने सेलेक्ट किया है बटन उस पर सिलेक्टेड क्लास वापस लगा देगा, जिससे कि जो हमारा बटन है वो कलर हो जाएगा और बाकी जो है वो अनकलर हो जाएंगे। अनकलर क्या मतलब, उनका कलर ऑरेंज हो जाएगा, रेड नहीं रहेगा। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, ये जो हमारा सिलेक्ट फंक्शन है इसकी स्टार्टिंग में ही, और सेव करके अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैं जैसे जैसे जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ सिर्फ वही कलर रेड हो रहा है, बाकी ऑरेंज ही रह रहे हैं, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट कलर है ही। तो अब हमें अपने अपोनेंट यानी कि कंप्यूटर के लिए लॉजिक रखना है। तो मतलब कंप्यूटर रॉक पेपर सीजर्स में से क्या सिलेक्ट करेगा, सबसे पहले हम उसके लिए कोई लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ हम एक लेट करके लिखेंगे कंप्यूटर सिलेक्ट इक्वल्स टू कोट, इसे खाली छोड़ देंगे।
उसके बाद नीचे हम एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे कंप्यूटर रैंडम सिलेक्ट नाम का, और इसके अंदर हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे कंप्यूटर सिलेक्ट नंबर नाम से, जिसके अंदर हम असाइन करेंगे math.random फंक्शन। और फिर यहाँ पे हम console.log करके ये जो हमारा फंक्शन है ना कंप्यूटर सिलेक्ट रैंडम, मतलब जो कॉन्स्ट बनाया हमने वही यहाँ पे रन कर देंगे। और इसके बाद ये हमारा जो फंक्शन है कंप्यूटर रैंडम सिलेक्ट, इसे हम सिलेक्ट फंक्शन के बिल्कुल बॉटम में रन कर देंगे, मतलब जब सिलेक्ट फंक्शन एंड हो रहा होगा तब वो रन हो जाएगा। तो ये देखिए, जब भी मैं रॉक पेपर सिजर्स में से किसी पे एक पे क्लिक कर रहा हूँ तो रैंडमली नंबर फॉर्म हो रहे हैं 0 से 1 के बीच। अब हम इसी के बेस पे हमारा कंप्यूटर के सिलेक्शन के लिए एक फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ जो हमारा कंप्यूटर रैंडम सिलेक्ट फंक्शन है, इसी के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और कंडीशन डालेंगे इफ कंप्यूटर सिलेक्ट नंबर इज लेस देन 0.3 देन कंप्यूटर सिलेक्ट इक्वल टू रॉक। अब शायद आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। और इसके बाद हम एल्स इफ करके लिखेंगे इफ कंप्यूटर सिलेक्ट नंबर इज लेसर देन एंड इक्वल टू 0.7 देन रिटर्न कंप्यूटर सिलेक्ट इक्वल टू पेपर एल्स कंप्यूटर सिलेक्ट इक्वल टू सीजर्स। तो अगर जो हमारा रैंडम नंबर 0.3 से कम आता है तो कंप्यूटर रॉक सिलेक्ट कर लेगा, अगर वो 0.7 के इक्वल या उससे कम आता है तो वो पेपर सेलेक्ट कर लेगा, और अगर वो 0.7 से ग्रेटर आता है तो कंप्यूटर सीजर्स सेलेक्ट कर लेगा। अब हम यहाँ लिख देंगे console.log कंप्यूटर सिलेक्ट, जिससे हमें ये कंसोल में पता चल जाए कि कंप्यूटर ने कौन सा रॉक पेपर सीजर्स में से सिलेक्ट किया है जब भी हमने सिलेक्ट किया उसके बाद। तो ये देखिए यहाँ पे जब भी मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके बाद कंप्यूटर भी कुछ सिलेक्ट कर रहा है और ये चेंज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो एक ही सिलेक्ट करता जा रहा है। सो गाइस यहाँ देखिए, ये जो यहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट लिखा है यहाँ पे एक सिलेक्ट नंबर कर लीजिए। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त मुझसे गलती हो गई थी और इस पर कोई एरर भी नहीं आया तो पता ही नहीं चली, इस पर ध्यान ही नहीं गया। तो पूरी वीडियो में तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो वहाँ पे कंप्यूटर सिलेक्ट ही होगा, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। बस आप यहाँ सिलेक्ट नंबर कर लीजिए, बाकी वीडियो वो बिल्कुल सही है वैसे ही है। अगर आप ये सही नहीं करेंगे तब भी गेम काम कर जाएगा, पर जो पेपर वाला ऑप्शन है वो बहुत कम सिलेक्ट होगा, इस वजह से ये करना नेसेसरी है। तो ये करने के बाद आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब जब हमारा कंप्यूटर रैंडमली सिलेक्ट कर पा रहा है रॉक पेपर सीजर्स में से, यानी कि तो जैसे हमारे यानी कि प्लेयर के सिलेक्ट करने पर रॉक पेपर सीजर्स का कलर चेंज हो जाता है और वो प्लेयर चॉइस वाले सेक्शन में रॉक पेपर या सीजर्स लिखा आ जाता है जो भी सिलेक्ट होता है उस टाइम। उसी तरह से हम कंप्यूटर के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन डिस्प्ले कंप्यूटर सिलेक्ट, जिसके अंदर हम पैरामीटर डालेंगे कंप्यूटर सिलेक्ट, और इसके अंदर हम सिलेक्ट फंक्शन में जाएंगे और ये जो पूरा स्विच वाला कंपोनेंट है ना, इसे कॉपी करके हमारा ये जो फंक्शन अभी हमने बनाया है डिस्प्ले कंप्यूटर सिलेक्ट, इसमें पेस्ट कर देंगे। और इसमें जहाँ जहाँ प्लेयर है ध्यान से हर जगह वहाँ से Ctrl+D का आप यूज़ कर सकते हैं, तो इजीली हो जाएगा। प्लेयर की जगह यहाँ पे कंप्यूटर लिख देंगे, बस हो गया यहाँ पे हमारा काम। अब हम इस डिस्प्ले कंप्यूटर सिलेक्ट फंक्शन को हमारे ये कंप्यूटर रैंडम सिलेक्ट फंक्शन के अंदर रन कर देंगे, जिससे जब भी ये फंक्शन रन हो हमारा कंप्यूटर को चूज़ करें उसी के बाद ये फंक्शन रन हो जाए, हमारा ये जो हमने अभी बनाया डिस्प्ले कंप्यूटर सिलेक्ट और बटन का मतलब जो भी आइकन वो चूज़ करे उसका कलर चेंज हो जाए। और इसके अंदर हम पैरामीटर पास कर देंगे कंप्यूटर सिलेक्ट। तो ये देखिए, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूँ कंप्यूटर भी कुछ सिलेक्ट कर रहा है और वो हमारे डिस्प्ले में पता भी चल रहा है क्योंकि उसका कलर चेंज हो रहा है, और कंप्यूटर चॉइस में उसका नेम भी लिखा रहा है जो भी कंप्यूटर सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ हमने कंप्यूटर के लिए भी पूरी तरह लॉजिक लिख दिया है जो भी हमारा है, और अब हम वर्क करेंगे अपने स्कोर अपडेशन के ऊपर। अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट में और यहाँ कमेंट कर देते हैं अपडेट स्कोर और फंक्शन बनाएंगे अपडेट स्कोर नाम का। और ये फंक्शन बनाने के बाद हम इसे कॉल करेंगे सिलेक्ट फंक्शन में। तो हम यहाँ सिलेक्ट फंक्शन में आते हैं और ये जो हमने फंक्शन कॉल कर रखा है कंप्यूटर रैंडम सिलेक्ट, इसी के नीचे अपडेट स्कोर फंक्शन भी हम कॉल कर देंगे। और इसको कॉल करने के बाद अब जो ऊपर अपडेट स्कोर फंक्शन है उसमें पहले तो हम पैरामीटर पास कर देते हैं। इसमें पैरामीटर हम पास करेंगे प्लेयर सिलेक्ट, और ये पैरामीटर पास करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे console.log प्लेयर सिलेक्ट कॉमा कंप्यूटर सिलेक्ट।
उसके बाद सेव करके मैं आपको यहाँ कंसोल में दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जब भी मैं किसी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। यहाँ तो वो आना चाहिए जिस पे मैंने क्लिक किया, और बाजू में वो आ रहा है राइट साइड में जैसे जो कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया। तो यहाँ अरे हमने अपडेट स्कोर में पैरामीटर पास नहीं किया जहाँ हमने कॉल किया था। तो अब देखते हैं, पैरामीटर पास करने के बाद क्लियर सेलेक्ट पैरामीटर हमने पास कर दिया। और ये कंसोल लॉग डॉक हटा देता हूँ मैं यहाँ से क्योंकि नीड नहीं है इसकी। तो ये देखिए, यहाँ पे सिजर्स और मतलब जो भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो दिखा रहा है, और उसके राइट साइड में फिर वो आ रहा है जो कंप्यूटर सेलेक्ट कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ अपडेट स्कोप फंक्शन में लिखेंगे इफ प्लेयर सेलेक्ट ट्रिपल इक्वल टू कंप्यूटर सेलेक्ट देन रिजल्ट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू इट्स अ टाई। तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करने वाला है। ये लॉजिक काफ़ी सिंपल है। ये तो मतलब जैसे ही वो टाई होगा तो नीचे इट्स अ टाई लिखा जाएगा, और स्कोर तो अपडेट होगा नहीं क्योंकि ये एक टाई है। तो ये हमने टाई जो कंडीशन होगी उसके लिए तो लॉजिक हो गया, पर अब विन और लॉस के लिए हमें और लिखना है। तो उसके लिए मैं पहले यहाँ कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ एल्स डाल के, और यहाँ मैं एक कॉन्स्ट बनाऊँगा सिलेक्ट नाम का। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं कुछ। तो यहाँ मैं एक कॉन्स्ट बना लूँगा सिलेक्शंस नाम का, और उसके अंदर फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स डाल के लिखूँगा सबसे पहले तो रॉक, आर कैपिटल बनाइएगा, और फिर उसके बाद ये रेशियोज वाली 2 डॉट्स, फिर उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर हम लिख देंगे नेम रॉक कॉमा डिफीट सिजर्स। तो आप समझ ही गए होंगे कि रॉक जो है वो सिजर्स को बीट कर देता है, इसलिए हमने डिफीट्स में सिजर्स लिखा है। फिर उसके बाद कॉमा लगा के, ये कॉमा ज़रूर लगाइएगा, कॉमा लगा के पेपर नेम पेपर डिफीट्स रॉक, क्योंकि पेपर रॉक को डिफीट करता है। और उसके बाद फिर से कॉमा लगा के सिजर्स नेम सिजर्स कॉमा डिफीट पेपर। और यहाँ पे हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने कंप्लीट बना लिया है। तो सिंपली यहाँ पे हमने रॉक पेपर सिजर्स डाला है और उनके नेम और डिफीट डाले हैं। अब हम वापस अपने एल्स में आते हैं, जो हम कॉन्स्ट बना रहे थे सिलेक्ट नाम का, उसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्शंस बिग ब्रैकेट लगा के प्लेयर सिलेक्ट, और उसके नीचे फिर हम लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग सिलेक्ट। तो मैं सेव करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब भी मैं क्लिक करूँगा, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रॉक पेपर सिजर्स में से कुछ भी, और अगर टाई नहीं हुआ तो एल्स की कंडीशन रन होगी, और जो भी हम बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो उसका ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। ये देखिए पेपर दिखा रहा है यहाँ पे, और उसकी डिफीट्स दिखा रहा है। तो गाइस अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि वहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ देखिए, ये था हमारा सिंपली सिलेक्शंस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। इसके अंदर हमारे रॉक पेपर सिजर्स की वैल्यू है, और ये हमारा एल्स जिसके अंदर हमने सिलेक्ट कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया और कंसोल लॉग सेलेक्ट कर दिया। तो अगर हम मान के चलें कि प्लेयर ने पेपर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जो सिलेक्शन पेपर सेलेक्ट है, तो पेपर सेलेक्ट की वैल्यू हो जाएगी पेपर। तो यहाँ पे सिलेक्ट इक्वल टू सिलेक्शन पेपर हो जाएगा, और जब हम कंसोल लॉग सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली हमारी ये जो सिलेक्शंस में से जो पेपर वाला जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, वो हमारा रिटर्न हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में सिलेक्ट के आगे कर दूँ डॉट डिफीट डॉट इंडेक्स ऑफ कंप्यूटर सिलेक्ट, तो ये जो मेरा फंक्शन है ये मुझे इंडेक्स नंबर देगा कंप्यूटर सिलेक्ट का, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें। तो मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिजर्स सेलेक्ट किया, तो यहाँ पेपर कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया, और हमारा जो इंडेक्स ऑफ कंप्यूटर सेलेक्ट आ रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में वो आ रहा है 0, क्योंकि यहाँ पे सिजर पेपर को काट देगी तो यहाँ पे प्लेयर जीत जाएगा, इसलिए 0 आ रहा है। और अगर यहाँ पे कंप्यूटर की जीतने की कंडीशन होती तो यहाँ -1 आता। तो अब ज़रा बेटर वे में समझते हैं कि वो 0 और -1 कैसे आया। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शंस जो हमने डिक्लेयर किया था, जिसमें हमारे रॉक पेपर और सिजर्स हैं, और ये था हमारा वो कोड कंसोल डॉट लॉग सेलेक्ट डॉट डिफीट डॉट इंडेक्स ऑफ कंप्यूटर सेलेक्ट। अब हमने मान लिया कि प्लेयर सेलेक्ट पेपर है और कंप्यूटर ने सेलेक्ट किया है रॉक। तो जो हमारे सेलेक्ट की वैल्यू हो जाएगी वो तो आपको पता ही है, पेपर वाला ऑब्जेक्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और अब यहाँ पे जब हम डालेंगे सिलेक्ट डॉट डिफीट डॉट इंडेक्स ऑफ कंप्यूटर सेलेक्ट, तो जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो सिलेक्ट में जो हमारा डिफीट वाला ऑब्जेक्ट है
उसमें जाके सर्च करने लगेगी हमारे कंप्यूटर सिलेक्ट का इंडेक्स, जो भी हमारा कंप्यूटर सिलेक्ट इस समय रॉक है तो उसका इंडेक्स सर्च करेगी, मतलब वो किस नंबर पे है। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर है ये, इसलिए 0 है। अगर सपोज ये नहीं होता तो इसका -1 हो जाता क्योंकि वो है नहीं, और अगर ये सेकंड नंबर पे होता तो इसका इंडेक्स नंबर 1 होता। तो अगर हम अपने पेपर वाले ऑब्जेक्ट में देखें तो यहाँ पे हमारा सिजर्स नहीं है, तो अगर कंप्यूटर सेलेक्ट सिजर्स होता और फिर वो डिफीट में जाके हमारी जावास्क्रिप्ट उसका इंडेक्स फाइंड करती, तो इंडेक्स उसका -1 आता क्योंकि सिजर्स तो है ही नहीं पेपर वाले ऑब्जेक्ट में। तो सिंपली इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे ये 0 और -1 आ रहे हैं। तो मैं आपको बार बार करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कंडीशन आई है, जब कंप्यूटर जीत रहा है, मैंने पेपर चूज़ किया और कंप्यूटर ने सिजर्स, तो देखिए यहाँ पे -1 आ गया। तो अब आपको एक बहुत ही सिंपल लॉजिक आपके माइंड में आ रहा होगा हमारे अपडेट स्कोर फंक्शन को पूरी तरह कंप्लीट करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में आके हम यहाँ अपने एल्स के नीचे एल्सिफ लिखेंगे और कंडीशन ये जो हमने यहाँ लिखी है ना, इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और लिख देंगे ग्रेटर देन -1 और रिटर्न हो फिर रिजल्ट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू यू वॉन्ट, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन -1 होगा तो 0 होगा, और 0 होगा तो डेफिनेटली प्लेयर जीत रहा होगा। तो यहाँ पे यू वॉन्ट रिटर्न होगा और document.body.style.background इक्वल टू हो जाए ग्रीन, मतलब जब भी प्लेयर जीते तो बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जो हमारा एल्स वाला है इसे तो पूरा हटा देंगे, और हमने जो वहाँ पे वो डिक्लेयर किया था ना कॉन्स्ट सिलेक्ट करके, उससे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के ऊपर डिक्लेयर कर देंगे सिलेक्ट इक्वल टू सिलेक्शंस प्लेयर सिलेक्ट, और ये लिखने के बाद ये देखिए जब हमारी वॉन वाली कंडीशन हुई तो यू वॉन लिखा आ गया और बैकग्राउंड हो गया ग्रीन। तो अब इसी तरह हम सेम टू सेम करके हमारे उसके लिए भी कंडीशन बना सकते हैं यू लॉस के लिए। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे document.body.style.background इक्वल टू वाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि जब भी टाई हो तो बैकग्राउंड कलर हो जाए वाइट। अब यहाँ पे नीचे एल्स करके एक और कंडीशन बना देंगे जो कि होगी यू लॉस के लिए, तो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू यू लॉस document.body.style.background इक्वल टू रेड। तो सिंपली ये, तो अगर प्लेयर सेलेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर सेलेक्ट होगा तो टाई हो जाएगा और पीछे का बैकग्राउंड हो जाएगा वाइट। एल्स इफ अगर जो हमारा इंडेक्स है वो ग्रेटर देन -1 होगा यानी 0 होगा तो हमारा यू वॉन लिखा जाएगा और बैकग्राउंड हो जाएगा ग्रीन। और अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं होती है तो सिंपली पीछे जो कलर होगा वो हो जाएगा रेड और लिखा जाएगा यू लॉस्ट। तो ये देखिए अब तक हमने जितना भी कोड लिखा है सारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप भी करके देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप साथ ही साथ बना रहे हैं प्रोजेक्ट। तो अब बस स्कोर अपडेट करना और रह गया है, बाकी सब तो हो ही रहा है, बस स्कोर अपडेट और हो जाए तो गेम हो जाएगा कंप्लीट। तो उसके लिए हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे और यहाँ पे 2 लेट बनाते हैं। पहला लेट तो हम डिक्लेयर करेंगे प्लेयर स्कोर नंबर इक्वल टू 0 और सेकंड डिक्लेयर करेंगे कंप्यूटर स्कोर नंबर, और सेकंड डिक्लेयर करेंगे कंप्यूटर स्कोर नंबर इक्वल टू 0। ये डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ आएंगे एल्स इफ में और यहाँ पे ये बैकग्राउंड चेंज किया है, इसके नीचे हम लिख देंगे प्लेयर स्कोर नंबर प्लस, जब भी मतलब यूज़र वॉन करे तो स्कोर प्लस हो जाए प्लेयर का, और प्लेयर स्कोर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू हो जाए प्लेयर स्कोर नंबर, ताकि वो वहाँ पे रिटर्न हो जाए जो हमारा स्कोर प्लस होगा। और उसके बाद हम एल्स में लिख देंगे कंप्यूटर स्कोर नंबर प्लस, तो कंप्यूटर जीता तो कंप्यूटर का स्कोर प्लस होगा, और उसके बाद सेम वे में कंप्यूटर स्कोर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू कंप्यूटर स्कोर नंबर, जिससे कि वो भी रिटर्न हो जाए उसकी वैल्यू जो कि कंप्यूटर स्कोर की बढ़ेगी। तो अब यहाँ पे हमारा स्कोर भी अपडेट हो रहा है, अगर कंप्यूटर जीत रहा है तो कंप्यूटर का स्कोर अपडेट हो रहा है, प्लेयर जीत रहा है तो प्लेयर का स्कोर अपडेट हो रहा है। अब ये हमारा रीस्टार्ट जो बटन है बस इससे वर्क करवाना है। और अगर आप हमारा कोर्स ये फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा इसके लिए क्या करना है। तो पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आप इस रेसेट बटन को कैसे वर्क करवाएंगे, और अगर नहीं पता तो चलिए HTML में, और यहाँ पे जो हमारा रीसेट बटन है ना, मतलब ये इसकी इमेज है, यहीं पे लिख दीजिए ऑन क्लिक इक्वल टू लोकेशन डॉट रीलोड और ये ब्रैकेट्स लगा दीजिए और उसे सेव कर दीजिए।
तो जब भी आप इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये पेज रीलोड हो जाएगा और ये पूरी आपको रीस्टार्ट वाली फीलिंग देगा। तो हमारा ये गेम तो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है और अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कहा था, जो मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें मैंने आपको एक मतलब बेसिक आइडिया दे दिया है कि आप ऐसा गेम कैसे बना सकते हैं। अब आपका काम है इसको और बेटर करना, मतलब डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से। आप इसमें और CSS ऐड कर सकते हैं, इसका जो स्कोर है और ये यू कंप्यूटर लिखा है इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड कीजिए, इसके कलर चेंज कीजिए, मतलब इसे और ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा जो हमने रीसेट करने के लिए यूज़ किया है लोकेशन डॉट रीलोड, अगर आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं रीसेट ऑल नाम से। तो रीसेट ऑल नाम से एक फंक्शन बनाइए और उसमें सिर्फ इतना कर दीजिए कि जब भी वो फंक्शन रन हो उसे वैसे ही रीसेट बटन के संग आप अटैच कर देना, और जब भी वो फंक्शन रन हो उसके अंदर कंडीशन डाल दीजिए कि जो हमारा कंप्यूटर का स्कोर है वो 0 हो जाए, प्लेयर का स्कोर 0 हो जाए, और कुछ बेसिक चीज़ और शायद वो कलर के लिए करना चाहेंगे आप। तो यही चीज़ें हैं, तो बस वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाए तो वो एक तरह से रीसेट बटन का ही वर्क करेगा वो भी। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा मतलब प्रोजेक्ट और ज़्यादा एडवांस होगा और थोड़ा अलग भी लगेगा। और इसके अलावा जो इसकी लिंक है इमेजेस की जो इसके लिए नीडेड है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई कोड कहीं वर्क नहीं कर रहा है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए करिए नीचे। और अगर आप शुरू से हमारा ये कोर्स देख रहे हैं तो ये रही लिस्ट इसके कंटेंट की। तो आप बताइए नीचे कमेंट करके कि आपको अगला प्रोजेक्ट कौन सा चाहिए, मतलब क्या बनाना चाहते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।